वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ हम कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम कर चुके हैं अब तक अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के एडवांटेज, रोल, ये सारा कुछ। आज हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हर चीज के दो पहलू होते हैं। हर चीज में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो उनके साथ साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं। सिर्फ भगवान एक ऐसा है वर्ल्ड में जो एकदम करेक्ट है। उसके अलावा जहां जिन चीजों से हमारे कुछ अच्छाइयां मिलती हैं तो देयर आर सम लिमिटेशन ऑल्सो। सेम वही कंडीशन अकाउंट्स में, जैसे अभी तक हमने अकाउंट्स की अच्छाइयां पढ़ी कि अकाउंट से फायदा क्या है कि हम सही सही प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट की कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो आज हमें वही करना है कि ऐसी क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमारे अकाउंट से एकदम ट्रू एंड फेयर, जो हम कहते हैं करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल पाता। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए, इनकी हेडिंग्स को याद करने के लिए हमने एक शॉर्टकट की बनाया है जिससे इजीली हमको सारे हेडिंग्स याद रहें। शॉर्टकट की हमारी क्या है? MUI3। M मीन्स मिस्टेक्स, कि अकाउंट्स में क्या मिस्टेक्स है, क्या लिमिट है। U माने आप में भी कुछ गलतियां होती हैं, और I माने हम में भी कुछ गलतियां होती हैं। तो I3, इससे शॉर्टकट की से हम याद रख सकते हैं अपने अकाउंट्स की लिमिटेशंस के हेडिंग्स को। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। मे लीड टू, एम से क्या बना है हमारा? एम से बना है मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अकाउंट्स में कुछ विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है विंडो ड्रेसिंग, वो हम देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा विंडो ड्रेसिंग का मीन्स क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। तो पहले आप विंडो ड्रेसिंग समझिए। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? मैनिपुलेशन मीन्स टू प्रेजेंट बेटर पोजीशन देन रियल, कि किसी चीज की रियल पोजीशन से ज्यादा अच्छी पोजीशन हमें प्रेजेंट करना। और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं टू हाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, किसी चीज के सही इंफॉर्मेशन को छुपा लेना, हाइड कर लेना। एंड डू नॉट शो ट्रू एंड फेयर करेक्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस, और अपने बिजनेस की सही सही पोजीशन को शो नहीं करना। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो जैसा कि हमारा हेडिंग है कि मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, कि अकाउंट्स में क्या विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। अब विंडो ड्रेसिंग क्या है हमने समझ लिया। अब अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या, लिमिटेशन समझेंगे, वो हमारा सेकंड पॉइंट है। द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट देयर इज अ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन, कि अकाउंटिंग में सर्टेन गैप्स, सर्टेन लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन माने क्या? एनी बिजनेसमैन कैन मैनिपुलेट देयर बिजनेस अकाउंट टू टेक एडवांटेज, कि अपना कोई पर्सनल फायदा उठाने के लिए कोई बिजनेसमैन चाहे तो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट माने वही कि बेटर पोजीशन शो कर सकता है, एक्चुअल से, रियल से बेटर पोजीशन शो कर सकता है। क्यों करता है ऐसा? फॉर एग्जाम्पल विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंट्स फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। अगर किसी बिजनेसमैन को बैंक से लोन लेना है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसे पता है कि अगर मैं सही फाइनेंशियल पोजीशन शो करूंगा तो बैंक वाले मुझे लोन नहीं देंगे, या देंगे तो मुझे कम लोन देंगे और मुझे लोन लेना है ज्यादा। तो वो क्या करता है कि अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देता है, विंडो ड्रेसिंग कर देता है, यानी कि रियल पोजीशन शो नहीं करता और ट्रू पोजीशन को छुपा लेता है और गलत पोजीशन को प्रेजेंट करता है। अब ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे अपने आगे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ। सेकंड हेडिंग है हमारा एम हो गया, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब हमारा यू। यू का मतलब है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब अनरियलिस्टिक मीन्स क्या है? अनरियलिस्टिक का मतलब है जो रियल नहीं है, जो पोजीशन रियल नहीं है उसको इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर देता है। कैसे कर देता है देखिए, अब उसको समझेंगे हम अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन वाले हेडिंग में, कि कैसे अकाउंट्स रियल पोजीशन को शो नहीं कर पाता, क्या लिमिटेशन है, क्या वजह है जिसकी वजह से अकाउंट्स अपनी रियल पोजीशन को शो नहीं कर पाता। इस चीज को समझेंगे हम अपने सेकंड हेडिंग में। तो सेकंड हेडिंग पहले हम नोट कर लेते हैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कि रियल पोजीशन को ये शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, चलो इसको समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इज बेस्ड, जो हमारी अकाउंटिंग है वो बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है? सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, साइंस है, आर्ट है, मैथ्स है, उन सभी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं
ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग जो है इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, कुछ कन्वेंशंस पर बेस्ड है। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस हमारी प्रथाएं हैं। अब प्रथाएं क्या होती है? प्रथाएं जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या हम आगे जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये हमारी कन्वेंशन, एक प्रथा है, हमारे बुजुर्गों ने ये बना रखा है कि सैटरडे को आपको लोहा नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना? अब ये रियलिस्टिक तो लगता नहीं है, अगर साइंटिफिक आप देखें तो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अनरियलिस्टिक है, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अकाउंट्स भी हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। अब ये कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस कौन कौन सी है उनको पहले आप समझेंगे तब इसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी आप आगे बढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। क्या नाम है उसका कॉन्सेप्ट का? गोइंग कंसर्न। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम ये मानते हुए अकाउंटिंग करते हैं कि बिजनेस हमेशा हमारा चलता रहेगा, मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक बार अगर आपने बिजनेस खोला तो चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आप बताइए प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तभी हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, लेकिन अगर लॉस होता है तो हम बिजनेस को अपने को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गोइंग कंसर्न है, ये बताता है, क्या बताता है कॉन्सेप्ट? ये क्या बताता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? ये बताता है एज्यूम, ये कहते हैं आप एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो? दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बिजनेस जो हमारा है वो कब तक चलता रहेगा? लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये गोइंग कंसर्न जो ये बताता है। लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? सही है? नहीं। लॉन्ग पीरियड तक तब चलेगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलेगा। तो यही अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। तो सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में हमने समझ लिया कि व्हाट इज अनरियलिस्टिक, और सेकंड पॉइंट में समझेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो वही बात है, अकाउंटिंग लिमिटेशन इज दैट, क्या है अकाउंटिंग लिमिटेशन? है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जितने भी अकाउंटिंग की हमारी स्टेटमेंट है या अकाउंट्स है वो बनाया जाता है, आर प्रिपेयर्ड, ये बनाए जाते हैं हमारे, कैसे बनाए जाते हैं? बाय फॉलोइंग माने फॉलो करते हुए। क्या फॉलो करते हुए? कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। इन कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। दैट आर नॉट रियलिस्टिक, जो कि रियलिस्टिक नहीं होते। ठीक है, दैट आर नॉट रियलिस्टिक, नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक, ऑलवेज कह सकते हैं कि हमेशा नहीं होते, वैसे होते भी हैं लेकिन ऑलवेज हमेशा वो रियलिस्टिक नहीं होते। ठीक है, that are not realistic in every condition, हर एक कंडीशन में वो रियलिस्टिक नहीं होती। ठीक है, ये हमारी सेकंड लिमिटेशन हो गई। फर्स्ट लिमिटेशन थी एंड में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, सेकंड लिमिटेशन हो गई हमारी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन की। अकाउंट्स में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो एकदम रियल नहीं होती, मतलब ट्रू नहीं होती, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड है कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस के ऊपर। तो कुछ कन्वेंशंस जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में बताया कि बिल्ली रास्ता काट जाए, भैया क्यों नहीं जाओगे आगे? क्या लॉजिक है? लॉजिक हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसे अकाउंट में गोइंग कंसर्न का मैंने एग्जांपल दिया है, और काफी कन्वेंशंस हैं, कॉन्सेप्ट आगे आप पढ़ोगे जो रियलिस्टिक नहीं, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं। तो ये अकाउंटिंग के सेकंड लिमिटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड लिमिटेशन की तरफ। थर्ड लिमिटेशन है हमारे अकाउंट्स की अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। थर्ड लिमिटेशन क्या हमारी? अब थर्ड लिमिटेशन हम पढ़ेंगे। थर्ड लिमिटेशन हमारी अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कि जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस निकलता है या जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हमेशा ऑलवेज एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो जाता है। अब 19-20 का फर्क क्यों हो जाता है, एकदम एक्यूरेट क्यों नहीं होती, यही हम इस लिमिटेशन में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग जो है हमारी वो एकदम करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है,
क्यों नहीं होती और समझते हैं इसको हम। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेस। कुछ एविडेंसेस होते हैं, उनके बेसिस पे हम अपने अकाउंट के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये एविडेंसेस कौन से होते हैं वो आप समझ लो। बिल, जैसे कि हम कोई सामान खरीदने जाएंगे तो बिल मिलेगा, बिल के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शंस को। वाउचर, जिनके बिल नहीं मिलते उनके हम वाउचर बनाते हैं। ये वाउचर क्या है ये आगे हम समझेंगे सेकंड चैप्टर टर्म्स में। अभी आप ये समझ लीजिए अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो कुछ एविडेंसेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे कि बिल हो गया आपका, वाउचर हो गया। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट ये है कि कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं, ठीक है। लिमिटेशन ये दैट सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होते हैं जो एस्टिमेट्स और आप कह सकते हो एजम्पशंस। कुछ ट्रांजेक्शंस एजम्पशंस और एस्टिमेट की बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनके ट्रू एविडेंस, एकदम सही से एविडेंस हमारे पास नहीं होते, लेकिन एस्टिमेट बना के एविडेंस लेके हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक टर्म आप पढ़ोगे, मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या बताता है कि जैसे हम किसी सामान को यूज करते हैं तो धीमे धीमे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन कितनी वैल्यू कम होती है वो एग्जैक्ट एकदम करेक्ट कोई पता नहीं कर पाता। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस। कुछ हम एजम्पशंस लेते हैं, उनके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को लगाते हैं, ठीक है। यानी डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड और कह सकते हो एज्यूम लाइफ ऑफ एन एसेट। किसी एसेट की लाइफ को हम एज्यूम करते हैं। अब ये एसेट क्या है ये आप समझेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो। सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब ये क्या होता है? ये भी एक हम बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एस्टिमेट्स के ऊपर बनाते हैं। बैड डेट ये भी हमारा किस आर कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेट्स। ये भी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हमारा चार्ज कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड लिमिटेशन होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी फोर्थ लिमिटेशन है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। हमारा सेकंड आई, फर्स्ट आई तो हो गया इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, और सेकंड आई हमारा इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जितने भी हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है अकाउंट्स पे, उन सबको क्या करता है ये अकाउंट इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब कैसे करता है इस लिमिटेशन में समझेंगे हम कि अकाउंटिंग जो है वो ऑलवेज हमने पढ़ा था पहले फीचर्स में पढ़ा है कि हमारा अकाउंटिंग जो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उनकी सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और जो हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट है जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिनको नाप नहीं सकते कि इनकी वैल्यू कितनी है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। तो इसको हम समझेंगे कि जैसे कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। जैसे कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है किस पर डिपेंड करता है? एम्प्लॉइज की क्वालिटी पर। तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन of business depends on qualitative elements of employees and management.
ऑफ बिजनेस। ये कह रहे हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी किसी बिजनेस की या फाइनेंशियल पोजीशन है किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट क्या है, आप समझ लीजिए स्किल्स हो गए एम्प्लॉइज का, ऑनेस्टी हो गई एम्प्लॉय की, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो गई। तो ये सब कुछ क्वालिटेटिव एलिमेंट है जिसके ऊपर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिपेंड करती है। लेकिन अब अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट, लिमिटेशन ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शंस नॉट द क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस। तो ये इसकी लिमिटेशन है दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली, अकाउंट जो रिकॉर्ड करता है क्या करता है, ओनली क्वांटिटेटिव, means that can be measured in currency of country। करेंसी क्या हमारी, रुपीज, ठीक है। जो इसे मेजर करता है सिर्फ इनको रिकॉर्ड करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट, लाइक क्या हो गया, स्किल्स हो गई एम्प्लॉयज की, ठीक है, ऑनेस्टी हो गई एम्प्लॉय की, हार्ड वर्किंग हो गया एम्प्लॉय का, हार्ड वर्क हो गया। ये सारे जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये सारे एलिमेंट नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये सारे रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ हो गया लिमिटेशन, ये हमारा क्या था, फोर्थ लिमिटेशन था कि इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। तो अब I2 हो गया और लास्ट हमारा रह गया I3। I3 लास्ट लिमिटेशन है कि इट्स इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, इग्नोर द, और ये हमारा फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ बता रहा हूं लिमिटेशन, फिफ्थ लिमिटेशन है हमारी अब, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, ठीक है, चेंज, ये लिख लो, प्राइस लेवल चेंज। अगर कोई प्राइस में चेंज होता है, जैसा हम जानते हैं कि कोई सामान अगर हमने आज से 10 साल पहले खरीदा है तो आज उसकी वैल्यू वो नहीं होगी, वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो अकाउंट्स सिर्फ उन्हीं वैल्यू को रिकॉर्ड करता है जिस वैल्यू पे किसी चीज को खरीदते हैं। समय के साथ, एनवायरमेंट के साथ जैसे जैसे वैल्यू बदलती है तो अकाउंट्स उन वैल्यू चेंज को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये इसका लास्ट लिमिटेशन है, फिफ्थ लिमिटेशन है। अब इसको समझेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, इसको कहां से स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करेंगे हम एज वी नो से। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, करेंसी ऑफ कंट्री, जैसे कि अपनी आगे करेंसी क्या है, रुपीज है, ठीक है। करेंसी ऑफ कंट्रीज, ठीक है, जो रुपीज है, इज अ कॉमन मेजरमेंट, ये कॉमन मेजरमेंट होता है, ठीक है, कॉमन मेजरमेंट होता है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक कॉमन मेजरमेंट क्या है, वो है हमारा रुपीज, करेंसी ऑफ कंट्री, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ करेंसी चेंज, ये मॉनेटरी वैल्यू होती है करेंसी, रुपीज की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, ठीक है, विद टाइम, समय के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कि जो सामान पहले 100 रुपए का आ रहा था आज से 2 साल पहले, जरूरी नहीं है वो आज भी 100 रुपए का आएगा। जो 2 साल पहले चीज 100 की थी वो आज कितने की है, 150 की होगी, 200 की होगी। तो समय के साथ रुपीज की वैल्यू चेंज होती रहती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको और समझना है तो समझ लो, अ मशीन, ठीक है, परचेज ऑन, मान लो 2 साल पहले आप 1 जनवरी 2018, जो हमने 18 में खरीदी, जनवरी 18 में, ठीक है, हैव नॉट दी सेम वैल्यू इन 2020, see the same purchase price
ठीक है, सेम परचेज प्राइस इन जनवरी 2020। वो मशीन उतने की नहीं मिलेगी जितनी हमारी 18 में मिल रही थी, तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। लिमिटेशन क्या है हमारी अकाउंटिंग की, लिमिटेशन समझ लीजिए, इसकी लिमिटेशन यही है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट लिमिटेशन क्या अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनते हैं हमारे, कैसे बनते हैं वो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट से बनते हैं। हिस्टोरिकल माने जिस कॉस्ट पे हमने किसी चीज को खरीदा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जितने भी बनेंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनेंगे। मींस हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या, मींस एट परचेज प्राइस। चाहे आपने आज खरीदा 10 साल पहले खरीदा हो, तो परचेज प्राइस पर ही हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। परचेज प्राइस नॉट एट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। बाय एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करते हुए, ये एज्यूम करता है बाय एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम करते हुए वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल, मनी की वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है। स्टेबल माने सेम रहती है। इसके लिए हमारे अकाउंट में कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको आप आगे पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ने जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा है उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करते। इसके लिए कॉन्सेप्ट ही आगे आप और पढ़ोगे डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने लिमिटेशन फिनिश करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हम समय से अपना सिलेबस पूरा करें। थैंक यू।